हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आप सबका स्वागत है। मैं हूं हर्ष मारसिया। मोस्ट वेलकम टू द सोशल साइंस की मिस्ट्री में, हिस्ट्री में और सोशल साइंस की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। शुरुआत करी हमने, फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया, अभी बाकी है। उसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स बाकी है, उसके मेन वर्ड्स के बारे में जो हम इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं ना, कि क्या क्या चीजें देखनी है इसमें से, ताकि एक मार्क का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वो उस तरह का रिवीजन भी बाकी है, लेकिन वो आफ्टरवर्ड्स आएगा। ठीक है। सो हम मिलते हैं 2 दिन वीक में, एक ट्यूसडे और दूसरा थर्सडे। दोनों दिन वी मीट एट 6:30 PM। करेक्ट? वेरी गुड, एक्सलेंट। चलो, if you hear me perfectly, if you can see me perfectly, then लिख दो yes, everything is okay, fine। आते हैं, शुरू होने वाला है चैप्टर नंबर 2, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो होगा ना, वो ये पार्ट दिखाएगा। दिस विल शो यू द पार्ट। ये क्या दिखाएगा आपको? पार्ट दिखाएगा। राइट। सो ये चैप्टर आपके लिए, आपके सामने मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, वो भी सेम 5 मार्क का ये चैप्टर हो जाता है। कितने मार्क का? 5 मार्क का। कहाँ लिखूं मैं? हाँ, सबसे पहले समझा दो कि इसमें सारे जो भी आईएमपी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, पॉसिबली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ मार्क करके मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज स्पेशली लेक्चर फॉर 2026। करेक्ट? ओके। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो हेरिटेज ऑफ इंडिया वो फर्स्ट चैप्टर था, वो हमने पढ़ लिया। अब ये है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसमें 2 चीजें हमें पढ़नी है, 2 चीजें। एक हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी जाती चीजें इंडिया में थी, पुराने भारत में, एंशिएंट इंडिया में, हैंड वीवन चीजें, चाहे वो वुडन की हो या कपड़े की हो या फिर स्टोन की हो या फिर मोती की हो, डायमंड की हो, गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, आयरन की हो, कोई भी हो, हैंड वीवन सारी चीजें यहां से जो भी एंशिएंट इंडिया में बनाई जाती थी, उन सब के बारे में यहां पे आएगा। फिर आएगा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की बात है, आज के हैंडीक्राफ्ट की बात नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारी परंपरा से आता है वो। और है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में क्या क्या चीजें आती है? सिंगिंग, प्लेइंग, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, सारी चीजें इस चैप्टर में कवर हो जाएगी। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है वो ऑफिशियली कितने मार्क का है पता है? हाँ, ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क का टोटल है। दिस चैप्टर कवर्स टोटल 5 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं इस चैप्टर के? 5 मार्क्स। अब कैसे ये 5 मार्क है वो बता दो। सेक्शन ए में 1 मार्क इससे आएगा। सेक्शन ए में 1 मार्क। सेक्शन बी में आप जाते हो ना बच्चे, तो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क के। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हो गए 4 मार्क। दिस 4, दिस 1 इज इक्वल टू 5। यदि आप दोनों अटेम्प्ट करते हो तो 4 मार्क मिलेंगे। यदि आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, देन दिस चैप्टर विल रिमेन 3 मार्क्स ओनली। राइट? सो ये हो गया फॉर्मूला, मार्किंग स्कीम, मार्किंग वैल्यू ऑफ द चैप्टर। अब हम एंटर होते हैं चैप्टर में। विघ्नेश्वराय वरदाय तपप्रियाय। चलो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, हमने देख लिया भाई, ये रिच है, प्रोस्परस है हमारा कल्चर। वी नो दैट, परफेक्टली नो दैट। सो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है? 2 चीजें, जेनेटिक हेरिटेज एंड मटेरियलिस्टिक हेरिटेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज, 1 मार्क के लिए सवाल आने की संभावना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज इज
गिवन इन द चैप्टर। तो दो टाइप के हेरिटेज इस चैप्टर में दिए हैं, एक है जेनेटिक, दूसरा है मटेरियलिस्टिक, मतलब मटेरियल हेरिटेज। दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों की डेफिनेशन जानते हैं, दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। चलो, फर्स्ट है जेनेटिक हेरिटेज। जेनेटिक हेरिटेज में क्या होता है कि बच्चा अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, उससे भी पुरखों से जो बाय बर्थ कैरेक्टरिस्टिक लेके जन्म करता है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, मेंटल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक विच वाज इनहेरिट्स बाय उसके मम्मी पापा, वो है जेनेटिक हेरिटेज। मेंटल ट्रेट्स, फिजिकल, चाहे वो कलर हो, हैबिट्स हो, नेचर हो, मुखारविंद हो, चलना तो क्या अपने पापा जैसे चलता है, खाता तो अपनी मम्मी जैसा है, बोलता अपने मामा जैसा है, ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हुई सारी की सारी ट्रेट्स, हैबिट्स है ये है जेनेटिक हेरिटेज। और होता है सब में, कोई ना कोई तो कैरेक्टरिस्टिक अपने मम्मी पापा का होता ही होता है, दादा दादी का भी होता है, अपने पूर्वज का होता है, वो जेनेटिक है। ठीक है, अब है मटेरियलिस्टिक हेरिटेज। वो क्या होता है? मटेरियल में सीधी बात है, मटेरियल चीजें हैं, उसमें मेंटल फिजिकल की कोई बात ही नहीं है। तो वो ये भी अपने मम्मी पापा से ही मिलता है। कैसे? अब पापा का घर, पापा की जमीन, पापा की जो प्रॉपर्टी है, सिंगापुर में है, रशिया में है, चाइना में है, 2000 एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, बुर्ज खलीफा पे फ्लैट पड़ा हुआ है, न्यूयॉर्क में बड़ा फार्म हाउस पड़ा हुआ है, आधा चाइना खरीद रखा है। तो ये सारी अपने एंसेस्टर से, अपने पुरखों से जो सारी चीजें हमें मिलती है, विरासत में मिलती है, हेरिटेज में मिलती है, वो है मटेरियलिस्टिक हेरिटेज। क्या है उसे, क्या कहेंगे? मटेरियलिस्टिक हेरिटेज, मटेरियल हेरिटेज। सीधी सी बात है, उसमें मेंटल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आता है, इसमें आउट ऑफ दैट, इसमें बॉडी मेंटल का कोई रोल ही नहीं है। जो जमीन है, जायदाद है, प्लॉट है, जमीन है, फ्लैट है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, गोल्ड का, हीरे का नेकलेस ले लो, खजाना, मेरे दादा के पास गोल्ड कॉइन्स है, हाँ, महाराणा प्रताप के टाइम का, तो वो भी आपका मटेरियल हो गया, हेरिटेज, यदि आपको मिलता है तो। अब व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज? चैप्टर 1 में हमने देख लिया था कल्चरल हेरिटेज क्या है। We saw in the chapter 1 that what is material heritage, right? So, कल्चरल हेरिटेज क्या है, वो चैप्टर 1 में हमने जैसे नेचुरल हेरिटेज खत्म किया था तो कल्चरल हेरिटेज शुरू हो गया था और बताया गया था व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज। उसकी एक मार्क डेफिनेशन हमें मस्ट आनी ही चाहिए, उसका नाम है मैन मेड हेरिटेज इज कल्चरल हेरिटेज, जिसमें इंसान सब कुछ बनाता है, ऊपर से कुछ नहीं आता। ताजमहल ले लो आप, मोढेरा का मंदिर ले लो, ऊपर से फेंका नहीं गया है, सब आया नीचे। नहीं, हमने बनाया, हमारी कला से, हमारी स्किल से, हमारी विजडम से, हमारी टैक्ट, जो भी आप देख लो। सो व्हाटएवर मैन क्रिएट्स ऑब्टेन्स विथ हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी स्किल, हमारी बुद्धि, हमारी आवड़त, उनसे हम जो भी प्राप्त करते हैं या फिर बनाते हैं, आइदर यू क्रिएटेड और यू ऑब्टेन्ड, दैट इज कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज, कल्चर खुद इंसान बनाता है, वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। नेचर गॉड गिफ्टेड है, जंगल बनाने हम नहीं चाहते, वो गॉड गिफ्टेड है। तो क्या क्या सारी चीजें इसमें आती है कल्चरल हेरिटेज में? हमारी ट्रेडिशंस कल्चरल है, हमारे कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, रिचुअल्स देख लो आप, स्पेशल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल अलग होती है जापानियों से, जापानियों की अलग होती है चाइनों से, चाइना की अलग होती है पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानियों की अलग होती है ऑस्ट्रेलियन से अलग होती है। अलग अलग, जैसा देश वैसा वेश, वैसी बोली। सो दिस इज अस, वी क्रिएटेड, वी मेड इट, जो हमने हमारे एंसेस्टर से एडॉप्ट करी। हमारे एंसेस्टर जैसा पहनते थे, जैसा रहते थे, वो हमने एडॉप्ट करता गया। धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ बदलाव भी करते गए ना। ये शर्ट वो नहीं पहनते थे, ये टी शर्ट वो नहीं पहनते थे, पर वो हमने क्रिएट किया। दो चीजें आई ना, आइदर यू क्रिएट और यू ऑब्टेन, दो चीजें आती है, राइट? वो कल्चरल हेरिटेज है।
अब उसमें एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, वो भी हम बनाते हैं, सिलेबस पूरा हम बनाते हैं, एग्जाम हम लेते हैं, मार्क्स भी हम देते हैं, डिग्री भी हम देते हैं। सो एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, फार्मिंग ट्रेड भी ले लो वो भी इंक्लूड होता है, रूल्स ऑफ डेली लाइफ फेस्टिवल्स देख लो वो भी कल्चरल हेरिटेज में ही इंक्लूड होता है। एंटरटेनमेंट का जो हमारा मीडियम होता है, तरीका होता है, अभी तो एंटरटेनमेंट की बात ही ना करो, बखेड़ा खड़ा हुआ है देश में पूरे किसी ने वो रणवीर का आता है ना, कुछ बोल दिया, पूरे कॉमेडी के ऊपर खत्म हो गया सब कुछ मामला। तो अभी तो हिट वेव चल रहा है, थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ है अभी। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट की बात कर लो, वो भी हम ही बनाते हैं। बिलीफ्स एंड स्किल्स, हमारी मान्यताएं अलग होती है, तमिलनाडु में जाओ वहां मान्यता उन लोगों की श्रीलंका में अलग होती है। स्किल्स, ऑल दीज टुगेदर फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल कल्चरल हेरिटेज, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है एक ही हेरिटेज में। सही है ना? सही है। कमेंट करते रहना, आपको मतलब लेक्चर एक्सप्लेनेशन तो मैं पूरे अपने दिल से निकाल रहा हूँ, उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बट यू अंडरस्टैंड और नॉट, हाउ यू फील, वो आपको कमेंट में लिखना है। सो इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पुरातन कई सारे कंट्रीज है, उसमें से एक है हमारा एंशिएंट कंट्री, सालों से। पाकिस्तान के जैसा 1947 में बर्थडे हमारा नहीं आता, उनका बर्थ डेट आती है, हमारी बर्थ डेट नहीं आती। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास अपनी खुद की ट्रेडिशन है, मांगने नहीं गए थे कहीं कि लाओ भाई दे दो अपनी ट्रेडिशन, ना ना। हमारे सोशल वैल्यूज है कुछ, हमारे पूरे डोगमास का मतलब होता है फेथ, हमारी श्रद्धा। डीप रूटेड कस्टम्स, हमारी कस्टम्स ऐसी डीप रूटेड है कि उसे निकाल कर खोद कर फेंकी नहीं जा सकती है। कई मुगल्स आए हैं, कई ब्रिटिशर्स आए हैं, फेंकने का कई अलग अलग तरीका भी लाया है, वो चले गए। हमारी ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स अभी भी है, बिकॉज दे आर ट्रू। ब्यूटीफुल फैमिली सिस्टम है हमारी, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं थे, धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अमेरिकन भी समझ रहे हैं, अभी साइंटिफिक प्रूव हुआ है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज द बेस्ट फैमिली सिस्टम इन द वर्ल्ड। रहना चाहिए, अकेले तो आप बोर हो जाते हो, अभी अच्छा लगता है, आफ्टर गेटिंग ओल्ड नुकसान। इट इज अवर ड्यूटी, ये सारी चीजें हमारे कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड होती है, हमारी खुद की है, बनाई हुई है सारी चीजें। दैट्स व्हाई हमारे एंसेस्टर्स ने हमें गिफ्ट में दी है, दैट्स व्हाई ये यूनिक है, दैट्स व्हाई एंशिएंट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिजर्व दैट एज अवर कल्चरल हेरिटेज, राइट? चलो आगे, इंडिया की जो एंशिएंट आर्ट्स है उसके बारे में बात करें तो इन अवर एंशिएंट लिटरेचर में कितनी, 1 मार्क का सवाल यहां से शुरू होगा, कितनी कलाओं का जिक्र है हमारी एंशिएंट लिटरेचर में, कितनी कलाओं का जिक्र है मेंशन्ड? तो 64 आर्ट्स, 64 आर्ट्स मेंशन्ड इन अवर एंशिएंट लिटरेचर, 64 आर्ट्स। 1 मार्क का सवाल है। हाँ भाई, अभी भी कल्चरल हेरिटेज बनता ही है ना। एआई जो है वो कल्चरल हेरिटेज ही है, कंप्यूटर्स है वगैरह। आने वाली पीढ़ी उसे भी कहेगी कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या एआई बनाया यार, कितना काम में आ रहा। अभी ये फेसबुक का मालिक है मार्क जकरबर्ग, उसने अभी कहा कि आने वाले 18 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर, हमारी जो खुद की एआई सिस्टम है मेटा, उसमें आज जो सुपर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो भी निकल जाएगी। उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोडिंग सब कुछ हमारा एआई करेगा। इट इज पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आया समझ में? सो 64 आर्ट में कौन कौन से आर्ट इंक्लूड होते हैं? हैंडीक्राफ्ट है, वर्कमैनशिप मतलब स्किल्स की बात करें, कसब मतलब क्राफ्टमैनशिप, ड्राइंग एंड आर्ट, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट, डांस, ये सारी चीजें आती है। इस सारी चीजों में हमें समझना इसीलिए नहीं है कि ये आगे अभी हमें पढ़ना ही है इस चैप्टर में, राइट? सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ समझने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंशिएंट वेल्थ ऑफ इंडिया, हमारी जो करेंसी थी ना वो भी पहले वैल्यूएबल थी।
आज जैसे डॉलर वैल्यूएबल है ना, पाउंड वैल्यूएबल है, यूरो वैल्यूएबल है, दुबई का दीनार वैल्यूएबल है, वैसे हमारी करेंसी वैल्यूएबल थी पहले, अभी तो डाउन है, कुछ करेंगे। सो प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, हमारी करेंसी वैल्यूएबल थी, हमारा कंट्री वैल्यूएबल था, हमारे लोग वैल्यूएबल थे, हमारी क्राफ्टमैनशिप, हमारी आर्ट, हमारी स्किल, सब कुछ वैल्यूएबल था। मेरे भाई आईएमपी क्वेश्चंस किस चीज के चाहिए मेरे को बता दोगे? हैं? आप एक काम करो, 50 बार एक काम करो, कॉपी पेस्ट कर लो। ये मत बताना किस चीज के आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है? आधा आधा लिखो, सर का ध्यान बटाओ, मैं फोकस नहीं करूंगा, ठीक है? सब कुछ वैल्यूएबल था, दैट्स व्हाई वो लोग खींच कर यहाँ है कि ये तो बहुत ही प्रोस्परस है कंट्री, वेल्थ भर के रखे हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो क्या वो यहाँ पे वेल्थ को चाटने के लिए आए थे? नहीं। सो व्हाई डिड दे कम हियर? लूटने के लिए आए थे, लुटेरे डकैत थे, भिखारी लोग थे वो, कुछ नहीं था उन कंट्रीज के पास, यहां से लूट के बनाया सब कुछ, और फिर लूट के गए, फिर कहे इंडिया इज अ बेगर कंट्री, माय फुट। तो यहाँ ये लाइन क्या लिखी है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्ट मैनी फॉरेन अटैकर्स। ठीक है ना? उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, हाँ, चैप्टर 1 के जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है, जो चैप्टर 1 मैंने समझाया था ना बेटा, माय डियर, जो भी नाम है आपका, तब मैंने जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लिखना है, वो सारी कुछ चीजें चैप्टर 1 में समझाई हुई है। प्यार से वो चैप्टर देख लो, अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, सोने की चिड़िया इंडिया कहा जाता था। अब है योग। योग के बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है? 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योग डे। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो पहली बार बने, उसके बाद उन्होंने ये वर्ल्ड में फैला दिया। दिस 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योग डे अक्रॉस द वर्ल्ड। It is also a part of our cultural heritage, right? Good. अब है आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस। इंडिया का जो आर्ट हुआ, द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर इज फाउंड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ आवर आर्टिसंस। हमारे आर्टिसंस जो थे, कलाकार लोग, उनका जो आर्ट है वो कहाँ दिखता है? हमारे कल्चरल आर्ट में दिखता है कि ये चीज इसने बनाई, तो बनाने वाला कलाकार कैसा होगा, वो सारी चीजें। जान दो, नहीं देखता आपकी कमेंट, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कुछ कह रहा हूँ, तो क्या करें? They have skillfully developed the lifestyle of people through the amazing art and handicraft. हमारी लाइफस्टाइल मान लो कि आज भी अंग्रेजों जैसी होती, व्हाइट कपड़े पहनना, काला कोट पहनना, क्या यार इसमें सिर्फ रोटी और खिचड़ी खाते, क्या यार सिर्फ सादा डोसा खाते। हमारी शादियों में भी देखो कितने अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं। सो कितनी डिजाइनफुल हमारे टेम्पल्स है। हमारे पहाड़ों के ऊपर जो पत्थर है उसमें भी डिजाइन करी गई, कार्विंग करा गया, कुछ ना कुछ लिखा गया है। ये क्राफ्टमैनशिप जो है ना, उसने हमारी लाइफस्टाइल को डेवलप करा कि आप रोजिंदा मरी मरी जिंदगी क्यों जीते हो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है? सो दिस इज द थिंग उन लोगों ने डेवलप करा, स्किलफुल। अब फेमस आर्ट्स ऑफ इंडिया की है, ये सारी आर्ट्स फेमस है। इन सारे आर्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे। चाहे वीविंग, एम्ब्रॉयडरी देख लो, वुडन क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक, डायमंड, निटिंग, सारी कुछ आर्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है?
अब ये जो है ना वो 2 मार्क का सवाल है, लिखने दो, ये PYQ भी है। बोर्ड में पूछा गया सवाल है। कैसे पूछा था पता है? Man and clay have been connected since ancient times. Explain. इस तरह से पूछा था, राइट? इस तरह से पूछा था। तो ये PYQ भी हो गया, 2 मार्क का सवाल भी हो गया, IMP है, पूछा भी जा सकता है। सो नोट कर लेना अभी से, फिर मत चले आना प्लीज PYQ सर प्लीज। सो इंसान और मिट्टी के ऊपर तो कई सारे गीत भी, मतलब सॉन्ग भी बॉलीवुड में गाए जाते हैं, राइट? लेक्चर भी मतलब देख रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, फिर भी लाइक नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना, सिर्फ देख लो, सर को चूज के चले जाओ। अच्छी बात है ये सब, ऐसा ही होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस, ये होता है। मैन एंड क्ले, इंसान और मिट्टी एंशिएंट टाइम से जुड़े हुए हैं, मतलब पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जन्म भी मिट्टी से ही होता है और दफन भी हम मिट्टी में ही होते हैं, चाहे अग्नि संस्कार के थ्रू या फिर मिट्टी में दफना दिया जाए, हमारा सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। ये चीज समझनी है। व्हाई? तो दूसरी लाइन लिखी है, पर्सन्स होल लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल का मतलब होता है जन्म होना, बचपन से, ग्रेव मतलब मर जाना, वहां तक सब कुछ मिट्टी से ही बना हुआ होता है, मिट्टी में ही सब कुछ होता है। रिवॉल्व्स अराउंड क्ले, सब कुछ आसपास घूमता है मिट्टी से। हम समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। बाकी पढ़ो कबीर के दोहे वो थोड़ी ना मुफ्त थे। अब ये बंदा पूछ रहा है टेराकोटा क्या है, जब मैं वो समझाऊंगा ना तो पूछेगा पाटा का पटोड़ा क्या है। इसे उंगली करने की बहुत ही आदत है, आगे आगे चले जाना है। तो एक काम करो, पर्सनल ट्यूशन रख लो मेरे से, मैं सब कुछ एक ही दिन में सुबह से 8 बजे शाम से 8 बजे तक सब कुछ समझा दूंगा। बिफोर मेटल वॉज इन्वेंटेड, अभी मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले क्ले आइटम्स वर यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में सारी कुछ चीजें क्ले की ही थी, सब कुछ क्ले से बना हुआ था, कुछ भी चीज आउट ऑफ क्ले नहीं थी। देखो पोटर्स क्या बनाते थे, टॉयज बनाते थे मिट्टी से, पोट्स बनाते थे मिट्टी से, पिचर्स मतलब घड़े पानी भरने के लिए, वो भी मिट्टी से बनाए हुए थे। अर्थन लैम्प्स मतलब माटी ना कोड़िया जिसमें हम दिया रख के जलाते हैं, वो भी मिट्टी से बने हुए होते हैं। क्ले के चूल्हे, ये है क्ले का चूल्हा जो हमारे घर में हुआ करता था पहले, सालों पहले, वो भी मिट्टी से ही बना हुआ होता है। क्ले वेयर्स टू स्टोव, सारी कुछ चीजें मिट्टी से ही बनी हुई होती थी। क्ले वेयर्स टू स्टोर मतलब चाहे आप दूध ले लो, घी ले लो, मक्खन ले लो, नहीं मक्खन नहीं लेना, चलो मिल्क ले लो, कई सारे ग्रेन्स ले लो, वो सारी कुछ चीजें स्टोर करने के लिए भी क्ले के ही बर्तन बनाए जाते थे। बिकॉज मेटल है ही नहीं, तो कि जब मेटल्स का आविष्कार होगा ना उसके बाद हम स्टोर करेंगे, उसके बिना हम कुछ भी नहीं स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, राइट? सब कुछ मिट्टी से, मिट्टी में ही स्टोर हुआ था। तो अब क्वेश्चन आके ये खड़ा होता है कि सर हमें तो पता नहीं है कि 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले। अरे यार 500-600 सालों की क्या बात करो। मैं जब छोटा था तब मैंने देखा है कई सारी चीजों को मिट्टी में स्टोर होता हुआ। चलो वो छोड़ो, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले सब मिट्टी में स्टोर होता था, उसके कोई प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, देखो अभी प्रूफ आएगा सामने, अभी एक ही पैराग्राफ में आएगा। मोस्ट किचन आइटम्स भी मिट्टी से ही बनी हुई होती थी। घर के जो दीवारें होती थी ना उसमें अभी प्लास्टर सीमेंट का होता है। कैसा होता है? सीमेंट का होता है, राइट? सीमेंट, फिर सैंड, पानी, उसका सब कुछ होता है। उसके ऊपर कलर लगाया जाता है, एशियन पेंट्स जो चमके सालों साल, 100 साल तक गारंटेड। कई सारी एड्स हम देखते हैं। पर उस समय पे क्या होता था, मैंने देखी अपने घर की दीवार,
अपने गांव में कई सारी ऐसी दीवारें देखिए जिसमें मिट्टी, काली मिट्टी या जो भी मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी मिलती होंगी वो मिट्टी, और गाय का गोबर, पोदड़ा, उन दोनों को मिक्स करेंगे और वो प्लास्टर करेंगे, उसमें डिजाइन भी बनाएंगे। वो एंटी रेडिएशन होता है, साइंटिफिक प्रूव ही है गाय का गोबर। उसमें गाय का गोबर से बनी हुई जो स्टोर टैंक होती है, उसमें आप जो ग्रेन्स स्टोर करते हो वो उसमें रेडिएशंस नहीं जाते। ये प्रूफ है साइंटिफिक। ठीक है। सो मतलब झोपड़ी होती है, घर की दीवारों को भी ये प्लास्टर करा जाता था काउडंग और क्ले पेस्ट से। ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो अब सवाल था ना कहाँ से मिला ये सारे क्ले बेयर्स, कहाँ से मिले, पता कैसे चला कि ये वो क्ले के ही सारी चीजें यूज करते थे। तो सीधी सी बात है, रेड क्ले एविडेंसेस। एक बात याद रखा, 1 मार्क का यहां से सवाल है। रेड क्ले एविडेंसेस मतलब लाल मिट्टी के बर्तन कहां से मिले, कहां खुदाई काम हुआ था, कहां एक्सकेवेशन वर्क हुआ था जहां से मिले। तो 3 जगहों से, हाँ, लोथल, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, तीनों जगहों के नाम है। वहां खुदाई काम हुआ इसीलिए उसका नाम ही रखा गया। राइट। रेड मिट्टी के इन 3 जगहों से। सो दे प्रूव, ये प्रूव करते हैं क्ले वर्क वाज फेमस इन एंशिएंट इंडिया में था। अब मिट्टी का चूल्हा गर्म होकर टूट नहीं जाता मिट्टी नहीं टूटती ना भाई, ऐसे नहीं टूटता है। पोटर का जो व्हील है ना, ये 1 मार्क का सवाल है, 1 मार्कर सवाल। पोटर व्हील वाज द फर्स्ट टूल, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है द बेस्ट टूल, पर दरअसल आता है फर्स्ट टूल फॉर क्ले आर्ट बैक देन। उस समय पे मिट्टी का जो पोटर का जो व्हील है वो पहला मशीन, पहला टूल माना जाता था जिसमें सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह जो कुछ भी वो बनाया जाता था। राइट। अब देखो, आज के टाइम पे नवरात्रि आती है तो गरबा खेलने में जाते हैं, तो एक मिट्टी का बना हुआ गरबा जिसे कहा जाता है, जिसमें चारों ओर ऊपर नीचे होल्स होते हैं, जिसमें बीच में हम दिया रखते हैं और चलाते हैं, वो भी मिट्टी से बना हुआ होता है। आज भी क्लेवेयर यूज होते हैं, वो ये प्रूफ है। अब दूसरी बात है बैक्ड एंड अनबैक्ड क्ले। क्ले 2 तरह की होती है, बैक्ड मतलब पकाई हुई, अनबैक्ड मतलब पकी हुई नहीं है वो। ठीक है। इंडिया किस चीज में फेमस था? अनबेक्ड क्ले यूटेंसिल्स, मतलब कच्ची मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उसमें इंडिया फेमस था, कच्ची मिट्टी में। और बेक्ड क्ले मतलब पकाई हुई मिट्टी जो है उसके बर्तन बनाए जाते थे, उसमें भी इंडिया फेमस था, प्रोड्यूसर था, लीडिंग प्रोड्यूसर था। और आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक में ये गलत है, इसमें लिखा है अनबेक्ड क्ले, मतलब कच्ची मिट्टी को टेराकोटा कहा गया है, पर दरअसल एक्चुअली द राइट आंसर इज टेराकोटा किसे कहते हैं? बैक्ड क्ले को, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। इसमें आया ना नाम, पहले नाम रखो तो मैं कुछ आपको बुलाऊं। ये टेराकोटा भाई, मिस्टर व्हाटएवर टेराकोटा है कि नहीं? हेलो, निकल गए पतली गली से। ठीक है। दोनों में इंडिया फेमस था। तो पता कैसे चलेगा कि ये दोनों में अनबेक्ड क्ले के यूटेंसिल्स बनाते थे, बैक्ड क्ले के यूटेंसिल्स जिसे टेराकोटा कहा जाता है, उसमें हम फेमस थे। तो 2 जगह से उसके रिमेन्स हमें मिला है। तो एक नागार्जुन कोंडा साउथ इंडिया में, दूसरा है लांगणश महसाणा डिस्ट्रिक्ट। इन 2 जगहों से ये 1 मार्क का सवाल है। 2 जगहों से बैक्ड एंड अनबैक्ड क्ले के रिमेन्स हमें मिले। ठीक है। रेड यूटेंसिल्स हमें मिले लोथल, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है। क्ले वर्क यहाँ पे खत्म हो गया, 2 मार्क का सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। आप इसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। चलो आगे। अब गांधी जी आपका स्वागत करेंगे भाई। ये नए गांधी जी है, ये एआई के गांधी जी है। आर्ट ऑफ वीविंग में स्वागत है आपका। व्हाट इज द वीविंग?
व्हाट इज आर्ट ऑफ स्पिनिंग क्या है? तो मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स फ्रॉम स्मॉल कॉटन पीसेस। कॉटन होता है ना, उसका प्लांट जिससे आप कॉटन, रॉ कॉटन लेते हो, उस कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, धागे बनाने हैं, और उन धागों को एक साथ जोड़ने की और लंबा बनाने की कला। पहले कॉटन बॉल से, कॉटन बॉल से आपने कॉटन के पीसेस बनाए, उससे आपने छोटे छोटे धागे बनाए, उन धागों को आपने ज्वाइन किया, लंबा एक तार बनाया। दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ वीविंग। बराबर है ना? जॉइनिंग कॉटन, स्पिनिंग इनटू थ्रेड इज इक्वल टू वीविंग। गांधी जी ने इस चीज को, ऐसे धागे बनाने की चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया और फ्रीडम मूवमेंट के साथ इस चीज को जोड़कर तहलका मचा दिया। हाँ, he made it cottage industry and connected it with स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट है, विदेश का एक भी चीज मत खरीदो, घर पे सब कुछ बनाओ, धागे बनाओ, धागों से कपड़े बनाओ, कपड़े पहनो, बाहर का कोई कपड़ा नहीं चाहिए हमें। So encourage people to become self-reliant. This played a big role in the freedom movement and created a new history. Right? ये थे गांधी जी, इम्पैक्ट कर देते थे सबके ऊपर। अब है विविंग में स्वागत है। हाथ से जो विविंग होता है, बड़ा महत्व है इसका। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूं। आपको याद कराना चाहिए मुझे, सर आप पानी पी लो कुछ टाइम के भीतर, वरना आप ही आगे के लेक्चर नहीं देख पाओगे। ये कोई फटाका नहीं है नीचे। चलो बेटा, आई एम डन। भाई लोग, बहन लोग, हैंड वीविंग की बात करें तो एंशिएंट इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल स्किल्स। हमारी जो टेक्सटाइल स्किल है ना, उनके लिए हम एंशिएंट पुराने भारत से जाने जाते हैं। वी वर वेल नोन, वी आर वेल नोन। आज भी टेक्सटाइल में वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया को कपड़े पहनाते हैं। उस समय पे एक खास चीज ये है जो शायद एक मार्क में आ सकती है। क्या है? ढाका जो आज का बांग्लादेश है, उसका मेन कैपिटल सिटी है। उस समय पे बांग्लादेश था ही नहीं, इंडिया ही था सब कुछ। तो ढाका में एक स्पेशल कपड़ा बनता था, हैंड, हाथ से। उस कपड़े को कहा जाता था मसलिन। क्या कहा जाता था? मसलिन, जिसे हिंदी में मलमल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सिल्क कहा जाता है। स्पेशल सिल्क अलग अलग तरह के अलग अलग होते हैं। सही है, वो हमें टोपी पहनाते हैं, हम उसे कपड़े पहनाते हैं। मतलब हम हमारा अच्छा दायित्व नहीं पा रहे हैं, वो टोपी पहनाते हैं, वो गलत है। मसलिन को सिल्क का कपड़ा कहा जाता है। सिल्क अलग अलग होते हैं अलग अलग कंट्रीज के। सो डियर फ्रेंड्स, ये मसलिन ढाका का स्पेशल ऐसा था जो आज भी फेमस है। अब वो कहां बनता होगा पता नहीं, आज तो वो सब कुछ इंटरनेशनल हो गया होगा। तो ये ढाका का जो मसलिन है, मलमल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, वो ऐसा स्पेशल है कि वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना सॉफ्ट है कि एक रिंग जो हम हाथ में पहनते हैं, ये रिंग है, दिख रही है आपको रिंग? एक रिंग में से पूरी साड़ी पास हो जाएगी। इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी सिल्की, इतनी सॉफ्ट, स्पेशल कपड़ा। दूसरी स्पेशलिटी, फिट इनसाइड अ मैच बॉक्स। ये मैच बॉक्स है जो कहीं डीमार्ट वगैरह शॉप में आपको मिल जाएगा। एक मैच बॉक्स के अंदर ये बंदा, ये रियल है, एआई नहीं है, ये साड़ी अपनी बहन या वाइफ या किसी को भी, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है।
पर वो पूरी साड़ी लपेटी हुई है, बंद करी हुई है, पैक करी हुई है, गिफ्ट करी हुई एक मैच बॉक्स में। सच अ फ्लेक्सिबल, सच अ सॉफ्ट, सच अ सिल्क। ये ढाका की स्पेशलिटी है। हाँ, ये बात समझ में। सो दूसरी भी विविंग वंडर्स है हमारे पास, जैसे कि कारपेट मतलब गालीचा, वो भी कश्मीर के फेमस थे। क्लॉथ्स के ऊपर भी हम नीटिंग करते थे, ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते थे, स्पेशल वीविंग स्किल हमारे पास थी। अब हाथ वीविंग में, हैंड वीविंग में और देखें तो पाटन के पटोला फेमस थे, जो हम आगे देखेंगे अभी। कांजीवरम साड़ी, कांजीवरम साड़ी है ना, उसका दूसरा नाम है कांचीपुरम साड़ी, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु की फेमस है, वहां बनाई जाती है। आज तो ये कांजीवरम बनारस में भी बनाई जाती है, तो उसे कांचीवरम बनारसी साड़ी भी कहते हैं। सिर्फ बनारसी साड़ी भी होती है, अलग अलग। अभी तो सब कुछ, अब किसी की कोई मास्टर ही नहीं रही है। तो कांचीपुरम साड़ी है, ये वाली कांचीपुरम साड़ी है, ये वाली। कलर अलग अलग होते हैं, पर ये कांचीपुरम साड़ी है। आपको शायद देखने में कुछ पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, पर मैं सिर्फ बुलाया मैंने उनको तो आ गई वो। दूसरी है बनारसी साड़ी, कांजीपुरम, कांजीवरम वगैरह वगैरह। बांधनी साड़ी राजस्थान की, ये फेमस है, ये बांधनी है, जिसमें अलग अलग डिजाइन लगाई जाती है। आज भी राजस्थान की बांधनी फेमस है। और ये जो है ना, ये कश्मीरी कारपेट है, गालीचा जिसको गुजराती में कहा जाता है, ये कश्मीर के फेमस है। अब हम बात करेंगे 2 मार्क का एक सवाल, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। लिस्ट आउट कर लेना पीवाई की उसके, यदि आप फेवर करते हो तो लिस्ट आउट कर लेना। कई बार बोर्ड में पूछा है ये सवाल। कैसे पूछा है वो मैं बताऊंगा खास। एक तो ऐसे पूछेंगे, पाटन के पटोड़ा, पटोड़ा पाटन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पटोड़ा पाटन, एक्सप्लेन द पटोड़ा पाटन वगैरह वगैरह वगैरह। पर जो बार बार पूछा गया है ना, वो इस क्वेश्चन के एंड में समझाऊंगा मैं कि इस तरह से पूछते हैं। चलो, प्राइड ऑफ पाटन। The golden era of Solanki rule in Gujarat made huge progress in weaving। मतलब हाथ से बनाई सारी चीजों में सोलंकी किंग्स जब रूल करते थे, उसमें भी सिद्धराज जयसिंह जब रूल करते थे, तब कई सारी चीजों में हमने प्रोग्रेस किया। उसमें से खास करके वीविंग के फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ। 2 नाम याद रखना, एक सोलंकी किंग सिद्धराज जयसिंह के रूल में, राइट। उस समय पे पाटन में कई सारे स्किल्ड मास्टर एक्सपर्ट आर्टिसंस आए, जो वीविंग की कला जानते थे, कपड़े कैसे स्पेशली आर्टफुली बनाए जाते हैं। वैसे आर्टिसंस, वैसे वीवर्स इंडिया के कोने कोने से पाटन में आकर बस गए, सेटल्ड हो गए सिद्धराज जयसिंह के वक्त में, राइट। या अब पाटन की साड़ी, जिसे पटोड़ा कहा जाता है, वो बनाने का काम इन लोगों ने शुरू करा, और ऐसे एक्सपर्टाइज से बनाया, स्किलफुली बनाया, टाइम लेकर बनाया कि उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया। क्यों वर्ल्ड फेमस बने? इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्री थी इसमें। पूछना घर पे जाके, पटोड़ा पाटन तो आर्टिस्ट। ये आर्ट कितना साल पुराना है? 1 मार्कर क्वेश्चन। 850 साल पुराना है ये आर्ट, 850 साल पुराना है। अब ये खास बात इसकी ये है कि ये पाटन की जो साड़ी बनाने का काम, पटोड़ा बनाने का जो काम है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग आर्ट, डिफिकल्ट आर्ट, मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट। इसीलिए कुछ ही आर्टिसंस ऐसे हैं, वो वेरी फ्यू आर्टिसंस ऐसे जो इसे बना सकते हैं, बिकॉज डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग आर्ट, राइट। So a few artisans today can make such difficult and time consuming designs। पटोड़ा पाटन is made of silk। ये आपने देख तो लिया ना, ये पटोड़ा है पाटन का। खास बात है अभी आएगी इसकी। पटोड़ा पाटन is made of silk, सिल्क से बनाया जाता है। उसे कहा जाता है बेवर्ड इक। इसका स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में गलत दिया गया है। इसका रियल स्पेलिंग होता है
एक बेवर्ड का मतलब होता है दोनों साइड, आइदर साइड्स। इक्त मतलब सिल्क। इक्त मीन्स वीविंग, सॉरी, इक्त मीन्स वीविंग, स्पेलिंग सुधर लो। इक्त का मतलब होता है वीविंग और बेवर्ड का मतलब होता है दोनों साइड। तो साड़ी कैन बी वोर्न फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आप पहन सकते हो। आज ऐसे कई सारे टी शर्ट्स कपड़े मिलते हैं जो आप इस मतलब इस ओर आपने पहना है, कल दूसरी ओर भी पहन सकते हो। सेम डिजाइन होती है, सेम लिखावट होती है, सब कुछ सेम होता है। नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट आपने उल्टा पहना है या सीधा पहना है, कोई समझ नहीं सकेगा। सो ये साड़ी की खास बात है, दोनों साइड से आप पहन सकते हो। सो इट इज ग्रेट ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है लंबी, ड्यूरासेल से भी ज्यादा। लॉन्ग लास्टिंग कलर्स, मतलब आपने अपनी शादी में पहना, आपके बच्चे की शादी में पहना, उसके बच्चे की शादी में पहना है, कलर आपको कोई ऐसे ही पूछेगा नया खरीदा क्या, फटेगा नहीं, फटेगा नहीं, सॉरी कलर नहीं जाएगा, फट जाएगा पर कलर नहीं जाएगा। क्यों, फट तो सकता, कोई सीजर लेके बैठ गया। सो ये देख लो गुजराती में है PYQ 2 मार्कर। बोर्ड ने ये गुजराती लाइन लिख के फिर लिखा था एक्सप्लेन इट, और ये रिपीट भी करा है। पड़ी पटोड़े बाद मतलब एक बार पटोड़ा के अंदर, पटोड़ा साड़ी के अंदर डिजाइन लग गई, फाटे, इट कैन बी टॉर्न बट कैन नॉट बी, डिजाइन कैन नॉट बी फेड अवे, डिजाइन जाएगी नहीं, राइट? Meaning even if it gets torn, the design stays perfect. हम तो कपड़े खरीदते हैं, घर पे आते हैं, दूसरे दिन पहना, तीसरे दिन जब धोया तो कलर साला चला जाता है, एकदम फेड हो जाता है सब कुछ। और खास बात क्या है पता है, आपको भी नहीं पता होगा। हाँ, आपने टी शर्ट लिया, मान लो मम्मी ने भिगोया, धोया, टी शर्ट कलर रेड था, निकल गया, ऑफ रेड हो गया, पहनने का भी मन ना हो ऐसा हो गया। और वो कलर जो निकल गया ना, एक ही बार धोया उसमें, वो कलर, निकला हुआ कलर यदि किसी कपड़े में लग गया तो वो नहीं निकलेगा फिर। स्पेशलिटी देखो ये कलर बनाने वाले की, हमारे टी शर्ट से निकल गया इजीली, एक ही बार भिगोया, पर वो कलर यदि कोई सफेद कलर का कपड़ा है या कोई भी कपड़ा है वो सेम बकेट में था, उसमें लग गया तो उसमें से फिर नहीं जाएगा, 1 2 बार 3 बार धो फिर भी। सो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पड़ी पटोड़े बाद फाटे पण फीटे नहीं, इवन इफ इट गेट्स टॉर्न। समझाओ इसे, तो ये पूरी शॉर्ट नोट आपको लिख देनी है। देखा, ये है पटोड़ा। आपके लिए मैंने ये मैडम को कहा था कि भाई अच्छे से दिखाओ पटोड़ा है, ये दोनों साइड पहनो। देखो ये इन्होंने दोनों साइड पहना ना, दोनों साइड ये मतलब ये दिखा रहे हैं जब साड़ी को ऐसा करा, जो ये साइड भी देख लो, ये साइड भी सेम ही है। ये साइड भी सेम ही, ये साइड भी सेम ही है सेम। करेक्ट। सो समझ में आया? 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए इसमें से। एक क्ले आर्ट का पूछा जा सकता है, PYQ भी है। ये दूसरा पड़े पटोड़े बाद फाटे पड़े फिटे नहीं, ये भी PYQ है। दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों 2 मार्क के क्वेश्चन है। बाकी 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी थे वो उन्हें समझाए। अब ये सारा मटेरियल, इसके नोट्स, इसके क्वेश्चंस आंसर्स, उसकी सारी PDF वगैरह जो भी है वो सिर्फ एप्लीकेशन में पेड कोर्स में अवेलेबल है, मिलेगी। ठीक है, this is the art of embroidery, you know. There was a little bit problem, that's why. Look, this is the art of embroidery. You have to work with a needle and a thread. Work with a needle and a thread. And everything is handmade. It is a handicraft art. It is not by machine. Now maybe machines are available, technology advanced, so everything is possible nowadays. But at that time,
There was no possibility about it. Okay. So embroidery work was seen even on the clothes of idols and statues. जो मूर्तियां एक्सकेवेशन वर्क के दौरान जो मिली गई थी, कहां पे? दो जगह पे, एक है हड़प्पा की बात, दूसरी है मोहनजोदड़ो की बात। वहां पे जो एक्सकेवेशन वर्क हुआ था उस समय पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करो तो 5000 साल पुराना ये पूरा इतिहास है। वहां पे जो मूर्तियां मिली थी उसके जो कपड़े थे, कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क मिला था, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया आपको। उस एंशिएंट टाइम से लेकर द आर्ट ऑफ वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑन मेंस, वुमेन्स, इवन चिल्ड्रन के बच्चों के कपड़े पर भी ये आर्ट मिला था, देखने को मिलता था। खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब वो भी 5000 साल पुराना था, उस समय पे भी ये मिलता था। कहां कहां पे? 3 जगह की बात है, सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ। 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है, तब 3 जगहों पे जो एक्सकेवेशन वर्क अभी जो हुआ उस समय पे ये दिखाया गया कि आज से 5000 साल पहले सिंध की बात करो, सौराष्ट्र की बात करो, कच्छ की बात करो, तो वहां पे भी कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क था। राइट। सो ये आर्ट की बात है। फेमस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल कहाँ की थी? एक कश्मीरी थी। कश्मीरी की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल जिसे कसब वर्क कहा जाता है, वो भी उस समय की फेमस आर्ट थी। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी के ऊपर भी करा जाता था, जिसे स्पेशल खास फेमस साड़ी एक थी बांधनी, राजस्थान की फेमस है। जामनगर जयपुर की भी फेमस है। कहाँ की है? जामनगर जयपुर। एक मार्क के लिए सवाल आ सकता है। बांधनी साड़ी, बांधनी डिजाइन इज फेमस फ्रॉम वेयर? 2 जगहों से। कहाँ से? जामनगर एंड जयपुर। भूज, मांडवी, वहां की भी बांधनी फेमस है। और जो डिजाइन बनाई जाती थी एम्ब्रॉयडरी वर्क के थ्रू, वो डिजाइन कैसे बनाई जाती थी? ट्रेडिशनल बांधनी हैज एलिफेंट, पपेट, डाइस, पिक्चर, कलरफुल डिजाइन, वेरी अट्रैक्टिव। मतलब देखो ये पीछे जो है ना, वो एक कपड़ा है, पूरा कपड़ा के ऊपर सुई और धागे से एलिफेंट को बनाया गया है एम्ब्रॉयडरी वर्क कर करके। आज तो मशीनों से बनता है, पर उस समय पे हाथ से बनाया जाता था, हैंडीक्राफ्ट बनाई जाती थी। तो अलग अलग डिजाइन बनाई जाती थी। एलिफेंट हो, ये एलिफेंट तो है, पपेट आप जानते हो, डाइस यहाँ पे चित्र बताए गए, पिक्चर मतलब घड़ा बनाया जाता था ये सब। ठीक है। पपेट, वो पपेट का खेल नहीं होता है, ऊपर से डोरी से लेकर अलग अलग लकड़े के पपेट होते हैं, वो पपेट। वुमन एम्पावरमेंट, मतलब एम्ब्रॉयडरी की बात करो तो मैं एक बात आपको खास बता दूं, उस समय पे ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क आज भी, उस समय पे भी जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो कंप्लीटली डन बाय विमेन, लड़कियां ही करती थी। कठपुतली या गुड़ी गुड़िया का खेल, हाँ परफेक्ट है। हाँ, राजस्थान बांधनी, बांधनी के लिए जामनगर जयपुर भी फेमस, और गुजरात में पटोड़ा पाटन, परफेक्ट। ठीक है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। राइट, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके। तो मैं बात कर रहा था वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उस समय पे और आज भी ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट से लड़कियां मतलब विमेन ही करती थी। आज एम्पावरमेंट की बात हो रही, उस समय पे भी ये काम हुआ करता, एक्सपर्ट थी उस समय पे। और आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी में आगे जाए तो गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र फेमस था। वहां की जो वुमेन है टुक चार्ज ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री आप जानते हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गृह उद्योग जिसे गुजरात में कहा जाता है, गुजराती में कहा जाता है। मतलब घर में, घर पे बैठे बैठे काम करना और सारी चीजों बना के बेचना। वो कच्छ और सौराष्ट्र की लड़कियां, महिलाएं ये काम करती थी। तेमें तोरण बनाती थी जो दरवाजे पे टांगे जाते हैं, डिजाइन फूल, अलग अलग बेडशीट, पिलो के कवर्स बनाए जाते थे। केड़िया, ये इसे केड़िया कहा जाता है। ये जो है ना, उसमें जो आप डिजाइन देख रहे हो ना, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है। चाकड़ा, शाख, टोडलिया, ये पुरानी चीज है, आज देखने को नहीं मिलती। पुराने महलों में यदि आप चाहते हो
तो शायद मिल भी जाए। यहाँ पे लिखा है ना चाकड़ा, मतलब एक तरह का वॉल पीस, एक तरह का वॉल पीस जो स्क्वायर होता है और दीवारों पे टांगा जाता है, जिसमें अलग अलग डिजाइन होती है। ठीक है ना, चप्पा टाइप। हाँ सूरत में भी बांधनी बनती है। तो अभी तो क्या है हर्ष कि अभी तो अलग अलग कई सारे शहरों में कई सारी चीजें बनती है। ये हम बात जो कर रहे हैं ना वो एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो अलग अलग चीजें होती है। ओ सर आई वांट टू आस्क, जो क्वेश्चन है पूछ ही लो, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आपको पूछो उसके बाद पूछना, ऐसा नहीं है, पूछ ही लो। दिस ट्रेडिशन एम्ब्रॉयडरी आइटम्स आर स्टिल फेमस टुडे, आज भी एम्ब्रॉयडरी फेमस ही है, जैसे कि क्विल्स एंड शॉल्स, शाल जो पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है विंटर की सीजन में या समर में भी कई सारे लोग जब सोने जाते हैं तो ओढ़ते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी वाली स्पेशली उसे गिफ्ट भी करी जाती है। और क्विल्स मतलब लाइक गर्म सर्दियों की सीजन में जब हम सोने जाते हैं तो वो उठते हैं, ब्लैंकेट्स जिसे कहा जाता है वो। मुझे एक जने को ब्लॉक करने दो, वो मेरा टाइम खराब कर रहा है। अब 1 मार्क का सवाल यहां से आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। कैसा सवाल? हाँ या करेक्ट। देखो यहाँ पे लिखा है जत, हम इसे क्या पढ़ते हैं, जाट, जाट नहीं, इट इज अ जत। जत कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया, कच्छ, कच्छ का एक एरिया है, डेजर्ट में एरिया आता है पूरा, जिसे बन्नी एरिया कहा जाता है। बहुत ही कम लोग वहां रहते हैं, जो भी वहां लोग रहते हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट इन हैंडीक्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी, और वहां की जो एम्ब्रॉयडरी है वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, जत कम्युनिटी, बन्नी एरिया, कच्छ। कहाँ कौन सी चीज में वो फेमस है? स्पेशल एम्ब्रॉयडरी में वो फेमस है। 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट लिखे? देखो बेटा, सवाल आउट ऑफ चैप्टर है, फिर भी बता देता हूं। मैंने दो ये चैप्टर जब शुरू किया था, फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने बताया था, सेकंड चैप्टर शुरू किया तब भी बताया था, इस दोनों चैप्टर से 2-2 मार्क के सवाल आते हैं सेक्शन बी में। तो 4 से 6 पॉइंट लिखने होते हैं। कई सारे टीचर्स ये भी कहते हैं कि 4 पॉइंट आपने यदि करेक्ट लिख दिए तो आपको 2 मार्क मिल जाते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि 6 पॉइंट लिखने होते हैं, पर 4 पॉइंट करेक्ट लिखते हो, ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव आस्क्ड फॉर आपने प्रोवाइड कर दी, तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क मिल जाते हैं। ये जो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया था उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने वो पूरी ड्राफ्टिंग करी है, 80 आउट ऑफ 80 मार्क आया है, 80 आउट ऑफ 79 मार्क आया है। मतलब आपकी जो भ्रमणाएं होती है ना कि पूरे मार्क नहीं आते, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है तो उसमें आधा मार्क तो काटते ही काटते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन होता है आधा मार्क काटते काटते, ऐसा नहीं है। 79 80 आउट ऑफ 80 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे मार्क्स मिले, वही हुआ ना, सीधी सी बात है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अब है लेदर इंडस्ट्री, किसमें जाते हैं हम? लेदर इंडस्ट्री में। लेदर मतलब चर्म, चामड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री की बात है। टोटली हमें कंफ्यूजन है, इट इज अ काइंड ऑफ एक पुरानी एंशियंट चीज है जो अभी देखने को भी कहीं नहीं मिलती है, राइट? इन एंशियंट इंडिया स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वाज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। देखो पुराने समय की बात है, जब एनिमल्स जो मर गया उसके बाद उसकी स्किन को उखाड़ लेते थे, फिर उसको अलग अलग पर्पस में यूज करते थे। आज तो क्या है कि दुनिया के कई सारे देशों में जो कैसे कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज है, साइबेरिया जैसे कई सारे कंट्रीज, वहाँ कई सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं, राइट? उसे उस सीजन में कुछ नहीं होता बिकॉज द एनिमल्स आर मेड फॉर दैट एटमॉस्फेयर। तो उसकी जो स्किन है उसे जिंदा जिंदा निकाल लेते हैं
और उसमें से कई सारे जैकेट्स वगैरह चीज़ें बनाते हैं। क्यों? यदि एक बार एनिमल वो मर गया, उसके बाद उसकी स्किन को निकालना, प्रोसेस करना बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता है, जिंदा ही निकाल देते हैं। फिर वो स्किन से जैकेट बनाया हुआ लाखों रुपए में बिकता है, उसमें लिखा ही होता है दिस जैकेट इज मेड फ्रॉम दिस एनिमल, और पहनते हैं वहां पे। ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि एनिमल्स मर जाते थे, उसके बाद उसकी स्किन को निकालते थे और प्रोसेस करते थे। देखो लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ एन एनिमल स्किन वाज प्रोसेस्ड इन ट्रेडिशनल वे। उस समय भी अलग अलग, आज क्या है कि फैक्ट्री में मशीन के थ्रू सारी चीजें होती है, वो ट्रेडिशन चीजें थी, मतलब उस समय पे ऐसे मतलब टाइप से उसे प्रोसेस करा जाता है। यूज ऑफ लेदर इन एंशिएंट इंडिया, लेदर वाज यूज्ड टू मेक मसक। ये है मसक, ये क्या है? मसक। मसक बनाया जाता था। मसक मतलब लेदर वाटर बैग। आज हमारे पास स्टील के वाटर बैग है जिसमें 24 आवर्स, 48 आवर्स, 100 आवर्स तक पानी ठंडा तो ठंडा ही रहता है, गर्म तो गर्म ही रहता है। उस समय पे ऐसा नहीं हुआ करता, तो लेदर की बैग बनाते थे। तो इस तरह की बैग होती थी उस समय पे लेदर की, जो ट्रैवलिंग के दौरान काम में आती थी। मसक। फिर कोस बनाते थे। कोस क्या होता है कि कुएं में से पानी खींचने के लिए पुराने समय में एक चीज बनाई जाती थी चमड़े की, लेदर की, उसे कोस कहते हैं। ड्रम, ढोलक, तबला आप जानते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेल्ट्स भी बनाए जाते थे एनिमल्स को बांधने के लिए, वो भी चमड़े के होते थे। वेरियस फुटवेयर भी। बेलोस फॉर ब्लैकस्मिथ्स। ब्लैकस्मिथ आप जानते हो, लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। वो एक चीज का इस्तेमाल करते हैं लोहे को गर्म करने के लिए, आग को जलाए रखने के लिए उसको हवा देनी पड़ती है। आज तो मशीन्स आ गए, अब चाय की दुकान पे जाओ तो वहां पे वो ऐसे घुमाते हैं मशीन को, हवा देते हैं, ताकि जो कोलसा है, कोल है, वो उसमें जैसे हवा मिलती है तो वो आग पकड़ता है। तो उस समय भी ऐसा मशीन हुआ नहीं करता था। तो क्या होता था? बेलोस, जो चमड़े के बने हुए होते थे। कैसे? देखो, यह बेलो, ये एंशिएंट इंडियन नहीं है जो भी है, पर यहाँ पे कोयला है, राइट। कोयले को जैसे हवा लगती है ज्यादा जोर से तो वो ऐसे फायर करता है, तो उसमें हवा देने के लिए ये बेलोस है। यहाँ से दबाते हैं तो ये बीच का जो पार्ट है ना, वो चमड़े का है, इसे दबाते हैं तो उसमें से हवा निकल के जाती है। ये बेलोस है, राइट। सर आप एसएससी का ग्रामर करवाओगे? एसएससी का? हाँ, इंग्लिश का ग्रामर करवाऊंगा, फ्राइडे को लेक्चर होगा। यह है बेलोस फॉर ब्लैकस्मिथ्स। अब लेदर इंडस्ट्री में आगे बढ़े तो लेदर का और भी इस्तेमाल होता था शील्ड्स बनाने में। वॉर में जब आप जाते हो तो कोई स्वॉर्ड वगैरह आपको सीधी यहाँ पे छाती पे ना आ जाए, इसीलिए शील्ड्स पहनते थे वो। ये लेदर का बना हुआ शील्ड है, ये लोहे का शील्ड नहीं है, स्टील का शील्ड नहीं है, लेदर का है, स्पेशल। हर एक एनिमल की स्किन से शील्ड नहीं बनता है। The leather industry had a strong presence in ancient India. Special leather items like famous leather goods included मोजड़ी। राजस्थान की मोजड़ी आज भी फेमस है, जो लेदर से बनाई जाती है, राइट। लेदर के शूज बनाए जाते हैं, लेदर के पर्सीज बनाए जाते हैं, बेल्ट्स बनाए जाते हैं, और हॉर्सेस और कैमल्स के लिए साज, पलाण, लगाम एंड व्हिप बनाए जाते हैं। लगाम मतलब हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए, व्हिप मतलब उसको फटकार, मतलब मारने के लिए, पलाण जो बैठा जाता है जिसके ऊपर, साज मतलब पूरी सैडल साइड्स होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है ना साज, सैडल सीट्स है पूरी, ये पूरा चमड़े का बनाया हुआ है, पूरा चमड़े का बनाया। यहाँ पे पैर रखना है, इसके ऊपर बैठना है, ये घोड़े के ऊपर, या कैमल है तो कैमल के ऊपर रखना है। ये है व्हिप। एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम लेदर, अंडरस्टैंड। अब है डायमंड एंड बीट। लेदर इंडस्ट्री खत्म। लेदर इंडस्ट्री कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स। यहाँ डायमंड एंड बीड वर्क के बारे में मोस्टली 2 मार्क का क्वेश्चन कभी नहीं आया है, पर उसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हम गुजरात की बात करें,
इंडिया की बात करें तो 7517 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, साउथ में, तीनों जगह पे समंदर ही समंदर छाया हुआ है, तीनों जगह पे। तो इतना लंबा समंदर किनारा है, इसीलिए इट इज वेरी पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी है कि डायमंड्स और बीड्स बहुत ही ज्यादा तादाद में मिलते हैं, तादाद में मिलते हैं। कैसे? देखो, एंशिएंट इंडिया की बात करें तो जेम्स एंड डायमंड्स का हम बहुत ही इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल करना है इतना ही नहीं, उसका हम ट्रेड भी करते थे, बेचते थे आजू बाजू के कई सारे कंट्रीज में, शिप्स के थ्रू जाते थे, बेच के आते थे। डायमंड्स, जेम्स वगैरह मिलते थे यहाँ पे इंडिया में, बिकते थे पूरे वर्ल्ड में, एंशिएंट इंडिया में, राइट। कई सारी ज्वेलरीज की बात करें तो ज्वेलरी में सोना और चांदी की कई सारी ज्वेलरीज आज भी पहनी जाती है, उसमें डायमंड होना है। जैसे कि कान में पहनते हैं जो, उसमें भी डायमंड होते हैं। हाँ, मतलब नेकलेस पहनते हैं उसमें भी डायमंड्स होते हैं। अब कोई मतलब मुकुट तो पहनता नहीं है, उसमें भी डायमंड होते थे। नोज में पहनने वाला नोज रिंग जो होती है उसमें भी डायमंड होते हैं। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी, उसकी डायमंड स्टडेड ज्वेलरी सिर्फ डायमंड स्टडेड नहीं, तो इंडिया में बनाई हुई डायमंड ज्वेलरी, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी, उसकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही डिमांड ओल्ड इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में थी। ठीक है, यहां तक कोई सवाल नहीं पूछा जाता कभी। यहां पे सवाल आया है, दो फेमस डायमंड्स, कोहिनूर, ये है कोहिनूर, और ग्रेट मुगल, जिसका फोटो मिलना अब मैं नहीं लगाया। फेमस डायमंड्स कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, वो कहां मिले थे? इंडिया ओनली। ये एक मार्क के लिए सवाल कई बार पूछा गया है। मैं जहां जहां पे भी लिखूंगा एक मार्क के लिए, वो मेरा पूरा 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस बताएगा। और आप देखना अपने अपने एग्जाम में, स्कूल्स वगैरह। अब देखो, इंडिया में कई सारे इंडियंस जो थे वो डायमंड के और बीड ऑर्नामेंट के बहुत ही शौकीन लोग थे। डायमंड तो आप जानते हो, डायमंड देखा है। बीड क्या होता है? बीड का मतलब होता है मोती। मोती की साइज इतनी छोटी से लेकर इतनी बड़ी तक मोती कई सारे मिलते हैं। मोती के बनाए हुए ऑर्नामेंट भी पहनने के हम शौकीन हुआ करते थे, हम मतलब हमारे एंशिएंट पीपल। इसीलिए उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो ह्यूज वैरायटीज में मिलते थे। पहले किंग्स और रिच पीपल जो थे वो डायमंड ज्वेलरी विथ गोल्ड पहनते थे। ये है बीड, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे जो अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के जो आप देख रहे हो ना, वो कोई स्टोन नहीं है, दे आर बीड्स, दे आर मोती, दे आर बीड्स, दे आर मोती। अंडरस्टैंड? सो डायमंड आप जानते हो, रूबीज, एमरल्ड्स, टोपाज एंड बीड्स। बीड्स ये है, रूबीज, एमरल्ड्स एंड टोपाज, वो अलग अलग डायमंड जैसे अलग अलग स्टोन आते हैं, अलग अलग कलर के स्टोन आते हैं, जिसे सोने चांदी के ज्वेलरी में स्टड कराया जाता है और पहना जाता है। मुझे लगता है आज कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, शायद लैग कर रहा है। यूट्यूब में, एप्लीकेशन में तो स्मूथ जा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, पर ठीक हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थ्रोन्स, क्राउन्स, क्राउन्स मुकुट, ब्रेसलेट हाथ में पहना जाता है, गार्लैंड्स गले में पहना जाता है, उन सबको डेकोरेट करने के लिए ये सारी चीजें लगाई जाती थी उसमें। बीड वर्क इन गुजरात की बात करें तो गुजरात इज फेमस फॉर इट्स बीड वर्क। बीड वर्क के लिए गुजरात पहले से फेमस है, पहले से गुजरात फेमस है बीड वर्क में। आज भी बीड वर्क में कई सारी वेराइटीज मिलती है। एमरल्ड ग्रीन कलर, यस, या ग्रीन कलर का एमरल्ड आता है, एकदम डार्क ग्रीन कलर होता है, चमकीला।
ठीक है। बीट से कई सारी क्रिएटिव चीजें और भी बनाई जाती है, जैसे कि तोरण जो दरवाजे पे लटकाए जाते हैं, डेकोरेटिव पॉट्स, बारी मतलब डोर ग्रिल्स फ्रेम्स, चाकड़ा मतलब वॉल पीस, वो भी मोती से डेकोरेट करा जाता है। कोकोनट यूज्ड इन वेडिंग्स, जो वरराजा होता है जिसकी शादी हो रही, दुल्हा है, उसके हाथ में जो नारियल होता है कोकोनट, उसे भी पहले बीड वर्क से डेकोरेट किया जाता था। ओनली लाइव। इंडोनी, मोड़िया, मोड़िया मतलब क्या है, ये बुलोक जो बुल्स होते हैं ना, उसके एसेसरीज है, वो भी मोतियों से बनाई जाती थी। इंडोनी क्या होती है, महिलाएं पहले के जमाने में दूर दूर तक पानी वगैरह भरने के लिए जाती थी, और कई सारी चीजें जो माथे पे उठा के ऐसी हैवी चीजें घर लेके आती थी, तो उसके बीच में जो चीज है, उसके बीच में और हेड के बीच में जो चीज रखी जाती थी सॉफ्ट, उसे इंडोनी कहा जाता है। नहीं, ऐप पे कोई लेक्चर फ्री नहीं होता बेटा। हैंड फैंस, वो भी मोतियों से बनाया जाता था। एनिमल बैक कवर्स, झूल जिसे कहा जाता है, वो भी मोतियों से बनाया जाता था। बीड वर्क है ये, ठीक है। अब है एनिमल वर्क। एनिमल वर्क क्या होता है, पहले ये देख लो। एनिमल वर्क मीन्स एक ऐसी कला जिसमें आपको ब्राइट कलर को फील करना है। किसमें? 3 ब्राइट कलर्स, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। ये 3 कलरों को किसमें फील करना है? गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में। गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरीज होती है उसमें ये 3 कलर को आर्टिस्टिकली फील करना, भरना, लगाना, उस कला को कहा जाता है एनिमल वर्क। जैसे कि उसमें कौन कौन सी चीजें आती है ज्वेलरी में? रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स और की चेन्स। अब एनिमल वर्क होता कैसे वो देखो। इसमें ये डिजाइन बनाई है, ठीक है। ये डिजाइन बनाई, फिर उसे एकदम देखो। अब इसमें कलर भरते हैं, देखा, रेड है, ग्रीन है और ब्लू भी है। ये हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट है, नो मशीन इज यूज्ड इन दिस। देखा, 3 कलर इयररिंग्स बनाई, रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 कलर को ऐड किया इसमें। ये शायद सिल्वर ज्वेलरी है, ठीक है ना, RGB या RGB। ये 3 कलरों को सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट में लगाना आर्टिस्टिकली, दैट इज एनिमल वर्क। तो एनिमल वर्क में इंडिया लीडिंग है ज्वेलरीज में। सिंस एंशिएंट टाइम इट इज ओनली कंट्री वेयर पीपल आर एक्सपर्ट। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे लोग एक्सपर्ट है किस चीज में? गोल्ड वर्क में, सिल्वर वर्क में, एनिमल वर्क में। इन तीनों में हम फेमस थे, तीनों में हम फेमस और एक्सपर्ट हुआ करते थे। फेमस सिटीज फॉर एनिमल वर्क एक्सपर्ट्स। अब एक मार्क का सवाल यहाँ आया, ये सवाल बार बार पूछेंगे, देखो। एनिमल वर्क में कौन कौन से शहर है जहां एक्सपर्ट आपको मिलेंगे? तो 2 शहर मेन, जयपुर और दिल्ली। बाकी क्या? ठीक है, जयपुर और दिल्ली एक्सपर्ट, ठीक है। अब है जरी वर्क। जरी आप जानते हो क्या होता है? जरी वर्क इज फेमस वर्क। देखो, एक लाइन तो लिख ही देनी है। कोई भी वर्क के बारे में 2 मार्क की शॉर्ट नोट आए तो एक बात तो लिख ही देनी है आपको। क्या? जरी वर्क हैज बीन सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। मेटल वर्क हैज बीन सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। एनिमल वर्क हैज बीन सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। कोई भी वर्क है वो एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता ही था। एक पॉइंट तो आपका हो ही गया ये। गोल्डन और सिल्वर, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंशिएंट टाइम पे जो महाराजा हुआ करते थे, पैसेदार लोग हुआ करते थे,
वो रियल गोल्ड, रियल सिल्वर के थ्रेड्स उसे लेते थे। आज की बात कर रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर कलर के थ्रेड्स उसे लेते हैं और उस थ्रेड्स को कपड़ों में वीव किया जाता था, गूंथा जाता था। एम्ब्रॉयडरी, जैसे हमने आगे देखा ना, एम्ब्रॉयडरी टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइन्स। सूरत इज द मोस्ट फेमस प्लेस इन इंडिया फॉर जरी वर्क। एक मार्क का सवाल पूछेंगे, कहीं ना कहीं ये सवाल आपके सामने आ ही जाएगा। सर एनर्जी से पढ़ाओ, तो क्या मैं अभी रोता हुआ पढ़ाता हूं? ये लोग ये देखने के लिए नहीं आते कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे ये पढ़ा, इससे पढ़ा, वैसे पढ़ा। तू आ जा इधर, चल। Which city is very famous for जरी वर्क? सूरत इज फेमस। जरदोशी वर्क मतलब एक तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क, एक तरह का जरी वर्क जिसे कहा जाता है, वो भी एक यूनिक ब्यूटी है। आर्टिजन्स ऑफ सूरत कैन मेक साड़ी, पानेतर, घर चुड़ाई, ये तीनों एक टाइप ही है साड़ी की, ठीक है। उसमें उसकी जो किनारियां होती है, एज होती है साड़ी की, उसमें ये जरी मतलब थ्रेड्स गोल्डन सिल्वर लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो में वो दिखाऊंगा। देखो ये गोल्ड और सिल्वर के तार ही है जिसे लगाते हैं। ये हैंडमेड है, ये शायद आज का आर्ट है, पहले पुराना आर्ट हुआ करता था। ये गोल्ड सिल्वर एकदम डिजाइन्स बनाते हैं। यहाँ पे थ्रेड्स, ये थ्रेड जो है ना, थ्रेड लगा रहे वो सिल्वर है, गोल्ड है। दिस इज आर्ट ऑफ जरी। अब है मेटल वर्क। मेटल वर्क इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट्स। आया ना, पहली लाइन वही आएगी बेटा, पहली लाइन वही होती है। यस, शादियों में ऐसा होता है। प्राइस भी ज्यादा होती होंगी। अभी आया था ना साउथ इंडिया में एक कोई बड़े घराने की लड़की थी जिसकी शादी हुई, तो वो जो दुल्हन थी उसके जो कपड़े हैं, वो कपड़े जो मतलब उसने जो भी पहना था वो सब गोल्ड का ही था। साड़ी पहने थे, नेकलेस पहना था, इयररिंग्स, नोज रिंग, सब एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। तो रियल ही थ्रेड ही होंगे वो, कितने लाखों में होगा वो तो पता नहीं, पर किसी ने टैगलाइन अच्छी बनाई थी। क्या बनाया था? अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। फिर क्या कमाना? अबे मेटल वर्क आई ना, फर्स्ट लाइन वही आएगी, वही फर्स्ट लाइन। मेटल वर्क इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट्स, एंशिएंट आर्ट। आफ्टर द स्टोन एज द मेटल एज बिगन एंड डेवलप क्विकली। पहले कौन सी एज आई? स्टोन। सीधी सी बात है, पहले पत्थर युग था, फिर मेटल का युग आया। पहले मेटल का यूज हुआ करता था, उसके बाद पत्थर का यूज हुआ, ऐसा तो है नहीं। बैक शिफ्ट तो नहीं जा रहे, हम फॉरवर्ड है, ठीक है। लोथल की बात करें तो यहाँ मैं अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद से यहाँ पे 80 किलोमीटर आप दूर जाओ, लोथल पूरी जगह है, मैंने देखी हुई है। आज से 5000 साल पुरानी बात है ये। लोथल में जब एक्सकेवेशन वर्क हुआ तो कई सारे वेपन्स वहां पे मिले, हथियार वहां से मिले। तो वो वेपन्स जो थे उसमें सिकल मतलब घास वगैरह काटने के लिए जो दातरड़ा जिसे गुजराती में कहा जाता है, वो ग्लिटर या झरी मतलब ग्लिटर, चमकना, सिकल, ड्रिल होल करने के लिए, कर्व्ड सो मतलब कोई लकड़ा काटने के लिए, नीडल आप जानते हो। ये सारी चीजें वहां मिली, ये सारे वेपन्स, ये सारी चीजें वहां मिली और मेटल की बनाई हुई मिली। कौन सी मेटल की बनाई हुई मिली? दो, कॉपर और ब्रोंज। मतलब उस समय पे कॉपर का यूज हुआ करता था, ब्रोंज का यूज हुआ करता था, लोहे का यूज हुआ करता था, तीन चीजों का। वो और भी चीजें बनाते थे, जैसे कि यूटेंसिल्स बनाते थे, आइडल्स बनाते थे, पोर्ट्स बनाते थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। आर्म्स एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? आर्म्स मतलब हथियार, जैसे कि बंदूक है वो आर्म है। एम्यूनिशन मतलब उसमें जो गोली है, बारूद है,
वो एम्यूनेशन है। वो वॉर्स के लिए सारी चीजें वो बना देते हैं, मेटल से बना देते हैं। मेटल 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 इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट यूजेस, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसका यूज हुआ करता था। सीधी सी बात है, गोल्ड का कोई सिकल बना के घास थोड़ी ना काटेगा। कॉपर, ब्रास और ब्रोंज का यूटेंसिल्स और आइडल्स मतलब मूर्तियां बनाने में यूज हुआ करता था। और रही बात आयरन मतलब लोहे की, उसके टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे। जैसी मेटल वैसा उसका यूज, दैट्स ऑल, ठीक है। सो अब वुडन आर्ट। वुडन आर्ट में एक मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो 2 मार्क का ये जो सवाल है वो किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ये लाइन पढ़ लो आप, टेक्स्ट बुक में पहली लाइन ये दी गई, मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज बीन क्लोजली कनेक्टेड। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज बीन क्लोजली कनेक्टेड। एग्जाम में यही लाइन सीधी सीधी लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप करके लिखेंगे एक्सप्लेन इट। तो यू हैव टू राइट दिस शॉर्ट नोट, करेक्ट। सो इन द बिगिनिंग वुड वॉज यूज। वुड का पहले के जमाने में क्या यूज हुआ करता था? वुड का पहले के जमाने में तो फायरवुड, जलाने में, खाना पकाने में उसका यूज होता था, जला के। वेपन्स बनाते थे, वुड के वेपन्स बनाए जाते थे, हाँ, लकड़ी के। कंस्ट्रक्शन मतलब घर, झोपड़ियां, वो भी वुड की बनाई जाती थी। आज भी आप देखो यूके, अमेरिका, कई सारे ऐसे कंट्रीज में चले जाओ, पूरे वुड के ही घर होंगे, आपको मिलेंगे वहां, देखे होंगे आप, गए होंगे तो। लेटर उसके बाद वुड का कैसे कैसे इस्तेमाल होना शुरू हुआ, आइडल्स, टॉयज बनाना शुरू हुआ, मूर्तियां बनाई गई लकड़ी की, खिलौने बनाए गए लकड़ी के, वुडन के पिलर्स बनाए गए, डोर्स बनाए गए, विंडोज बनाए गए। आज भी विंडोज, डोर्स वगैरह लकड़ी के बनते हैं। छोटी छोटी झोपड़ियां जो टेरेस के ऊपर होती है वो भी, थ्रोन्स, सिंहासन जिसके ऊपर राजा बैठते हैं वो भी लकड़ी के। चेयर्स, ग्रिल्स, चेयर्स तो आज भी लकड़ी की कई सारी होती है, मतलब स्पेशल चेयर होती है वो, ट्रेडिशनल चेयर्स होती है वो, बाकी तो प्लास्टिक एवरीवेयर। ओके, धीरे धीरे ये सारी चीजें, मतलब सिंहासन, चेयर, डोर्स, विंडोज, पिलर्स, टॉयज, आइडल्स, जैसे जैसे ये सारी चीजें वुड की बनती गई, डियर वैसे वैसे एक चीज का डेवलपमेंट होता गया और उसका नाम है वुड कार्विंग। उसके ऊपर कार्विंग मतलब छोटी छोटी डिजाइनें बनाना, माइक्रो से लेकर बड़ी, वो है वुड कार्विंग। ये होता गया, ठीक है। फिर गुजरात इज फेमस फॉर, 2 चीजों के लिए गुजरात फेमस है। यहां पे मिस्टेक है, आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। वुडन का फर्नीचर और स्विंग्स मतलब झूला, वो संखेड़ा का फेमस है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। वुडन के टॉयज कहां के फेमस है? ईडर के। टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है कि वुडन फर्नीचर, स्विंग्स, टॉयज आर फेमस फॉर संखेड़ा ऑफ ईडर। संखेड़ा एंड ईडर, ऐसा नहीं है। संखेड़ा के 2 चीज फेमस है, फर्नीचर एंड स्विंग्स, ईडर क्या, टॉयज। ओके, नेक्स्ट, अकीक वर्क। अकीक क्या होता है वो पहले समझा दो। अकीक इज अ स्टोन, पत्थर होता है, मोस्टली रेड कलर का। ये रेड कलर आप देख रहे हो ना, ये सिल्वर की जो रिंग है उसमें ये रेड कलर का जो पत्थर देख रहे हो वो अकीक है। अकीक इज अ टाइप ऑफ प्रेशियस स्टोन, बहुत ही कीमती पत्थर होता है, बहुत ही कीमती। मोस्टली कहां मिलता है? रिवर वैली में मिलते हैं। इंडिया की जो रिवर वैली है, गंगा की आप बात करो, यमुना की बात करो, नर्मदा रिवर वैली की बात करो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की रिवर वैली की बात करो, वहां कई सारे अलग अलग पत्थर मिलते हैं, कई सारे प्रेशियस पत्थर मिलते हैं। उसमें से एक प्रेशियस पत्थर जिसका नाम है अकीक। ये एक चाल्सिडोनिक स्टोन है जिसमें सिलिका मिक्स होती है, खास करके ब्लू और व्हाइट कलर्स में ये मिलता है, रेड भी होता है। इनले वर्क रह गया, आ जाएगा नेक्स्ट में,
डोंट वरी। शायद ये जो पीपीटी जो बनाते होंगे उसने शायद निकाल दिया, मुझे भी ख्याल आया कि इनले वर्क कहाँ गया, आ जाएगा नेक्स्ट में, डोंट वरी। मेन टाइप इज कॉल्ड कार्नेलियन। उसका जो हकीक का एक मेन टाइप है उसे कार्नेलियन कहा जाता है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और ब्यूटीफुल रेड इन कलर होता है। ये देखो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, आपको अपनी इमेज देखेगी इसमें। गुजरात में ये से प्रेसियस स्टोन्स कहाँ मिलते हैं? दो जगह पे मिलते हैं, दो जगह पे। कहाँ कहाँ? एक राणपुर और दूसरा सूरत, ये दो जगह पे ये स्टोन्स मिलते हैं। फिर स्टोन्स तो ले लिया, स्टोन्स लेने के बाद क्या करना है? स्टोन्स अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, अलग अलग शेप्स में जैसे ही के स्टोन्स मिलते हैं, उसे स्पेशल शेप में ढालने के लिए उसे खंभात भेजे जाते हैं। ठीक है, खंभात भेजे जाते हैं, वहां पे उसे कार्व करा जाता है और ऑर्नामेंट में फिट करा जाता है, मतलब स्टड करा जाता है, बिठाया जाता है। राइट, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब है पेंटिंग। एक मार्क का सवाल पहले ही लाइन से ट्रू फॉल्स में आ सकता है आपकी एग्जाम्स में। क्या? पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट आर्ट अमोंग ऑल टाइप ऑफ आर्ट। जितने भी आर्ट है पूरी दुनिया में अवेलेबल, जितने भी आर्ट है हैंडीक्राफ्ट, उसमें सबसे लीडिंग फॉरमोस्ट पहले नंबर का कोई आर्ट है, then that is nothing but the painting. Painting is first. इसीलिए करोड़ों रुपए में बिकता है ये। छोटा सा ही पेंटिंग होता है। मैंने एक पेंटिंग देखा था, मजाक नहीं है किसी की, पर ये सिर्फ अपने आप मौज की बात है। गुजरात के ही वो आर्टिस्ट है, अभी तो वो नहीं है। उसका एक पेंटिंग था जिसमें एक ऑटो रिक्शा है, उसके पीछे बारी होती है, विंडो, पता है, उसमें से 3 बच्चे बाहर पैर निकाल के बैठे। 7 करोड़ में बिका वो ऑक्शन में। इट इज एन आर्ट एक्सप्रेस थ्रू, 2 चीजों से ये आर्ट एक्सप्रेस करा जाता है, लाइन एंड कलर से। लाइन और कलर ही होता है, दूसरा तो कुछ इस पेंटिंग में क्या होता है कुछ, इसमें तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि स्टोन लगाना, थ्रेड्स लगाना, ऐसा कुछ होता नहीं है। 2 चीजें, लाइन एंड कलर्स, आप अपने हिसाब से लगा दो। कोई बच्चा कह रहा है मैं सर आपके पेंटिंग्स करोड़ में बेचूंगा। मुझे पेंटिंग्स बनाने आते ही नहीं है। मैं तो वो स्टूडेंट हूँ जिसे टीचर कहते हैं बेटा कल लायन का पिक्चर बना के आना, लायन का ड्राइंग बना के आना। दूसरे दिन में जाता हूँ तो मैंने जो भी बनाया है वो देखकर टीचर बोलेंगे ये क्या बनाया है। आई एम दैट स्टूडेंट। इंडिया की फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है पता नहीं, कितनी सारी पेंटिंग्स होगी। आई एम वेरी वीक स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट इन पेंटिंग। हाँ, मेरी वाइफ जो है वो जोरदार पेंटिंग्स बनाती है, शी इज एक्सपर्ट इन पेंटिंग। बच्चा भी है पेंटिंग में। आई एम नॉट इन दैट फील्ड, आई एम इन दिस फील्ड। तो मेन एम पेंटिंग का एम क्या है कि आपके जो इमोशंस है उसे कलर और लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करना। जो पोएट होता है वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, ये लाइन एंड कलर्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है, चाहे वो लिविंग चीज है या नॉन लिविंग चीज है, जो भी है, यूजिंग लाइन एंड कलर्स एक्सप्रेस करो, बस दैट्स इट। एंशिएंट पेंटिंग एविडेंस की बात करें तो हमारा एंशिएंट, या पहली लाइन में लिखा है ना, फॉरमोस्ट आर्ट है। एंशिएंट इंडिया में भी पेंटिंग्स बनाए हुआ करता थे। गुजराती में पढ़ना है तो 5 बजे आ जाना, ठीक है। ये 6:30 बजे इंग्लिश मीडियम का क्लास होता है मेरे भाई, मेरे बच्चे। पाब्लो पिकासो, हाँ वो भी तो फेमस था। तो वी हैव प्रूफ, 5000 साल पुरानी हमारी जो सभ्यता, सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, उसमें जब एक्सकेवेशन वर्क हुआ तो उसमें से द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो खुदाई काम करा वहां से कई सारे पेंटिंग्स मिले। केव पेंटिंग्स भीमबेटका एमपी में, वहां से मिला।
स्टोन एज में प्रिमिटिव पीपल जो थे वो एनिमल्स और बर्ड्स के पिक्चर्स गुफाओं में, मतलब केव्स में बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे। वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, वो उसके प्रूफ मिले हैं हमें। जियोमेट्रिकल, जहां मत देना इसे। अजंता इलोरा केव्स के जो पेंटिंग्स है वो वर्ल्ड फेमस है, इनकम्पेरेबल है, मतलब उसकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती ऐसे पेंटिंग्स। अभी हो गया ठीक। ड्रॉइंग स्वस्तिक, पिक्चर एंड गणेशा ड्यूरिंग फेस्टिवल इज एन ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन। मतलब अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग फेस्टिवल में हम हमारे घर में, घर के आंगन में अलग अलग रंगोली बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। उसमें स्वस्तिक देखो आप, पिक्चर मतलब एक तरह का घड़ा, गणेश भगवान की पेंटिंग बनाते हैं, वो हमारा पुराना ट्रेडिशन है। मेकिंग रंगोली आज भी फेमस है साउथ इंडिया में, कई सारे घरों में हर रोज रंगोली बनाई जाती है। क्या है? कलर एंड आर्ट है, ठीक है। So painting connects feelings, nature and tradition through artful lines and colors. बस यहां तक है, रहना है। अब जो फाइन आर्ट का पूरा चैप्टर है नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे, मतलब थर्सडे 6:30 को। आपके 2 लेक्चर आएंगे एसएस के, वीक में 2 टाइम, ट्यूसडे एंड थर्सडे 6:30 शार्प, और फ्राइडे इंग्लिश का ग्रामर चलेगा लाइव में, ठीक है। 3 टाइम नोट कर लेना, 6:30, और एक्स्ट्रा लेक्चर होंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, चलो गुड नाइट।